पिछले सेशन में हमने जैव जगत के विभिन्न जीव वर्गों में श्वसन तंत्र एवं श्वसन प्रणाली के बारे में बात की थी। हमने देखा था कि मैमल्स यानी कि स्तनधारी में श्वसन तंत्र अच्छा खासा डेवलप हुआ है। हमने बात की थी कि डॉल्फिन और व्हेल के बारे में। डॉल्फिन और व्हेल एक्वाटिक एनिमल्स होने के बावजूद भी इनमें गिल्स की जगह लंग्स पाए जाते हैं, यानी कि गलफड़े की जगह फेफड़े पाए जाते हैं। मतलब ये है कि ये पानी के अंदर श्वसन नहीं करते हैं, पानी के बाहर सतह पर आकर हवा में श्वसन करते हैं। ठीक है, इनमें जो इनकी जो हेड पार्ट होता है, मुख के पास नॉस्ट्रिल्स यानी कि नासा छिद्र होते हैं, वहाँ से श्वसन करते हैं। तो अब क्वेश्चन मन में ये उठता है कि जब ये हवा में सांस ले सकते हैं तो ये पानी में क्यों रहती हैं और पानी से बाहर आते ही मर क्यों जाती हैं। तो आपको हम बता दें कि जैसे ही कोई बड़ी मछली लाइक व्हेल या डॉल्फिन बहुत बड़ी है, हैवी, वो समुद्र किनारे तट पर आती है तो इसके बॉडी वेट यानी खुद के वजन से ही मर जाती है। होता क्या है कि एक्चुअली में इसका बॉडी वेट बहुत हैवी होता है, तो वजन के कारण इसके जो रिप्स ऑफ कार्टिलेज हैं, अंदर जो हड्डियां हैं, वो इसकी लंग्स में घुस जाती हैं, लंग्स पंचर हो जाते हैं और जिस प्रकार से ये सांस नहीं ले पाती है और ये ऑन द स्पॉट मर जाती हैं। ठीक है, और पानी में थोड़ा इन्हें सुलभता रहती है, आराम से इनका पूरा बॉडी वेट हैंडल हो जाता है पानी की विस्कोसिटी के कारण। पानी में जो उत्प्लावन बल लगता है तो उस वजह से इनका बॉडी वेट आराम से बैलेंस हो जाता है और आसानी से ये तैरती रहती हैं। और लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये श्वसन के लिए हवा में आती हैं, ये पानी के अंदर श्वसन नहीं करती हैं। मछली होने के बावजूद भी डॉल्फिन और व्हेल पानी में श्वसन नहीं करती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे श्वसन के चरण यानी कि फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, मानवीय श्वसन को हमने देखा था कि अप्रत्यक्ष श्वसन है एक प्रकार का। अच्छा, इससे पहले हमने श्वसन को दो भागों में बांटा था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो प्रत्यक्ष श्वसन में क्या था कि कोशिकीय श्वसन था, जो यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय जीव थे, उनमें जो सिंपली मतलब साधारण विसरण के द्वारा वायुमंडल में उपस्थित जो गैसें हैं वो विसरण के द्वारा उनमें पहुंच जाती हैं, उसे बोला गया था डायरेक्ट रेस्पिरेशन यानी कि प्रत्यक्ष श्वसन। और ऐसे जीव वर्ग जहाँ पे पूरी अच्छी खासी श्वसन प्रणाली डेवलप है, वहाँ पे बोला जाता है अप्रत्यक्ष श्वसन यानी कि इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अब हम ये पाते हैं कि अप्रत्यक्ष श्वसन को दो भागों में बांटा गया है, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। ठीक है, जरा मैं इसको पतला कर लूँ। ठीक है, अब ठीक है। बाह्य श्वसन में यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हम पाते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड इनहेल्ड वाटर या एयर। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, ठीक है, वहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है, गैसीय आदान प्रदान होता है रक्त और जो हमारे लंग्स के एल्वोलाई होती हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहाँ पर जो एयर आती है, उस एयर और ब्लड यानी कि रक्त के बीच में गैसीय आदान प्रदान होता है, इसे बाह्य श्वसन बोला गया है। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं आंतरिक श्वसन, तो ये एक्चुअली में आंतरिक श्वसन हमारा टिश्यू या सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है, ऊतक या कोशिकीय श्वसन। ठीक है, ये कहाँ होता है, तो ऊतक और रक्त के मध्य। देखो, बाह्य श्वसन ये कहाँ पे था, रक्त और हवा यानी कि वायु, जो हमारे वायु कूपिकाएँ होती हैं जिन्हें एल्वोलाई कहते हैं अंग्रेजी में, उनके बीच में। ठीक है, और जो आंतरिक श्वसन है वो होता है रक्त और ऊतक के बीच में। ठीक है, आंतरिक श्वसन में कुछ चरण होते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप होता है पूरा, तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि रक्त से ऊतक में O2 का विसरण होता है। ठीक है, डिफ्यूज होती है ऑक्सीजन ब्लड से टिश्यू में। ठीक है, फ्रॉम ब्लड इनटू टिश्यू। इसके बाद इस ऑक्सीजन का प्रयोग होता है एंजाइमी विघटन में, एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों के एंजाइमी विघटन में। इसके बाद जब विघटन के फलस्वरूप कुछ जो ऊर्जा रिलीज होती है, ठीक है, वो ATP के रूप में स्टोर हो जाती है। ठीक है, इसके बाद उल्टा यहाँ पे प्रोसेस होती है CO2 की। ठीक है, तो इसके बाद CO2 डिफ्यूज होती है। देखो, जब ये जो एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन हुआ, उस समय ऑक्सीजन को यूज किया गया और CO2 को निकाला गया। तो जब CO2 निकलेगी तो वो आके डिफ्यूज होगी ब्लड में, कहाँ से, टिश्यू से ब्लड में। ठीक है,
CO2 का रक्त में विसरण, और रक्त से विसरण हुआ था टिश्यू में किसका, ऑक्सीजन का। तो ऐसे हमें आराम से पूरा समझना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मानवीय श्वसन तंत्र यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। इसको दो भागों में बांटा गया है, संचालन क्षेत्र और श्वसन क्षेत्र। संचालन क्षेत्र को हम कंडक्टिंग जोन कहते हैं और रेस्पिरेटरी जोन कहते हैं श्वसन क्षेत्र को, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंडक्टिंग जोन यानी कि संचालन क्षेत्र में एक्चुअली में क्या होता है। तो यहाँ पे जो हमारे एटमॉस्फेयर से आने वाली एयर है, उस एयर की कंडीशनिंग होती है कि हमारे बॉडी के अनुरूप हो जाए वो, उसका फिल्ट्रेशन होता है। हमारे नॉस्ट्रल्स में देखो जो नाक छिद्र होते हैं वहाँ पे जो हेयर होते हैं छोटे छोटे महीन बारीक, इनसे फिल्ट्रेशन होता है, जो धूल कण वगैरह हैं वो यहीं चिपक जाते हैं, ठीक है। और हवा को थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो गर्म किया जाता है ताकि हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है उसके अनुरूप ढल सके। इसके बाद ह्यूमिडिफाई किया जाता है, ठीक है, और मॉइस्चर किया जाता है, थोड़ी नमी आर्द्रता लाई जाती है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी जोन की श्वसन क्षेत्र में, तो यहाँ पे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। इसमें रेस्पिरेटरी जोन में ब्लड अहम भूमिका निभाता है, ठीक है, गैस ही विनिमय करवाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट मीडियम बनता है एक प्रकार से। तो ये जो आपको इमेज दिख रही है, अब ये लंग्स के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। लंग्स जिन्हें पल्मोन्स भी कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में, और लंग्स के जो विशेषज्ञ होते हैं उन्हें कहते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट, ठीक है, पल्मोनोलॉजिस्ट। लंग्स, फुफ्फुस, फेफड़े या पल्मोन्स, ठीक, कुछ भी कह सकते हैं इनको हम। अच्छा, ये होते कैसे हैं, तो जोड़े में होते हैं, आपको दिख ही रहे हैं इमेज में, ठीक है, सांक्वाकार हैं और वक्ष गुहा में होते हैं, थोरैसिक कैविटी में। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है साइंस की लैंग्वेज में, थोरैसिक कैविटी, वक्ष गुहा, ठीक है। लंग्स कहाँ होते हैं, थोरैसिक कैविटी में। इसके बाद इन जो लंग्स हैं, लंग्स के बीच में एक स्पेस होती है, उसे कहते हैं मीडियास्टेनम, मीडियास्टेनम, ठीक है, मध्यस्थ। इसको लिख लेना, ये जो स्पेस है जहाँ पर क्या पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है, ठीक है, तो मीडियास्टेनम। इसके बाद इन लंग्स को प्रोटेक्शन मिलती है डबल लेयर्ड सीरस मेम्ब्रेन, दोहरी स्तरित सीरस झिल्ली के द्वारा, ठीक है। इस झिल्ली को बोला जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन। ये आपको दिख रही होगी, ये लिखा है प्लूरा, ठीक है, इमेज में लिखा है प्लूरा, तो इसे कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये डबल लेयर्ड होती है। अब कौन कौन सी लेयर होती हैं, जरा इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनर विसरल लेयर और आउटर पैराइटल लेयर, ठीक है, तो आंतरिक परत और बाहरी परत, ये दोनों परतों के बीच में होती है प्लूरल कैविटी। क्या होती है, प्लूरल कैविटी। इस कैविटी में प्लूरल फ्लूइड यानी कि फुफ्फुस द्रव भरा रहता है। ये फुफ्फुस गुहा है जो प्लूरल कैविटी, इसमें फुफ्फुस द्रव भरा रहता है जो कि फ्रिक्शन को कम करता है। फ्रिक्शन किसके बीच में, इन दोनों लेयर्स के बीच में, ये आपस में चिपके ना, फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, कोलैप्स ना करें, इसके लिए ये जो प्लूरल फ्लूइड है ये अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। जैसे कि हमारी खोपड़ी में होता है, जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे सेरेब्रल फ्लूइड वगैरह होता है, तो ऐसा ही यहाँ पे भी इसका रोल मिलता है, ठीक है। शॉक अब्जॉर्बिंग वगैरह है, फ्रिक्शन रिड्यूसिंग है, ठीक है। अब जरा लंग्स को देख लेते हैं कि रियल टाइम में लंग्स कैसे दिखते हैं। तो ये जो लंग्स दिख रहे हैं, ये एक हेल्दी पर्सन लाइक मी लंग्स हैं, और ये एक ऐसे पर्सन के लंग्स हैं जो स्मोकिंग करता है, ठीक है, ड्रग्स लेता है, स्मोकिंग करता है, उल्टा सीधा खाता है। तो देख रहे कितना भयानक दिख रहा है ना। तो ये हेल्दी लंग्स हैं और ये डिस्टर्ब लंग्स हैं। अब इन लंग्स के बीच में देखो क्या है, ये देखो आपको दिख रहा होगा हार्ट, मेडिस्टेनम में हार्ट होता है, ठीक है। इन लंग्स में जो अंदर वर्क होता है, जो फंक्शनल यूनिट्स हैं लंग्स की, वो कहलाती हैं अलवलाई। हिंदी इसकी मैं ढूंढी थी तो वत्सर लिखा था, वायुकूपिका वैसे कहीं लिखा देखा मैंने, तो वायुकूपिका बोलते हैं इनको, आप लिख लेना वायुकूपिका, ठीक है। तो फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लंग्स हैं ये। इसके बाद ये अलवुलर सैक में होती हैं, थैली टाइप की होती हैं। सैक मतलब होता है थैली, देखो ये थैली सी हैं, ये छोटे छोटे अंगूर जैसे होते हैं ये। और इनमें देखो ये जो ब्लू कलर की जो ब्लड कैपिलरी दिख रही है, ये है वेन, और जो रेड है वो है आर्टरी, यानी कि जो धमनी सिरा का कॉन्सेप्ट होता है ना, ठीक है। धमनी में क्या होता है कि शुद्ध रक्त होता है और सिरा में अशुद्ध रक्त, तो लाल धमनी है और नीली सिरा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ब्लड, अच्छा शुद्ध और अशुद्ध ब्लड का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई है तो वो शुद्ध है, ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीकृत रक्त, और ऐसा ब्लड जिसमें CO2 है और O2 नहीं है तो वो है अनाक्सीकृत,
यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, यहाँ पे हम पाते हैं कि ये जो एल्वलाई हैं, ये वायु कूपिकाएँ हैं, ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। हमारे लंग्स में, दोनों लंग्स में टोटल मिला के लगभग 300 मिलियन एल्वलाई हैं, 300 मिलियन वायु कूपिकाएँ हैं, और जो जाकर पूरे लंग्स में लगभग 70 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया क्रिएट करती हैं, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो 70 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन यानी कि श्वसन झिल्ली के बारे में। ये झिल्ली कहाँ पाई जाती है? तो ये एल्वलाई यानी कि वायु कूपिका और वायु कूपिका से लिपटी जो ये ब्लड कैपिलरीज हैं, इनकी सेल्स के बीच में। ठीक है, तो ज़रा इसको स्ट्रक्चर को हम अगर मैक्सिमाइज करें, जूम करें, तो हम पाते हैं कि इस प्रकार का देखने को मिलता है हमें। देखो यहाँ पर ये जो स्पेस है, ये मान लो एक एल्वलाई है। ठीक है, और इस तरफ ये जो आपको आरबीसी दिख रही है, रेड ब्लड सेल, यहाँ पे जाहिर सी बात है कि क्या होगी? ब्लड कैपिलरी होगी। तो ब्लड कैपिलरी के अंदर जो ब्लड है, आरबीसी है, और जो एल्वलाई के अंदर जो एयर है, इनके बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण या कहें तो विनिमय होता है। किसके द्वारा? डिफ्यूजन के द्वारा, विसरण के द्वारा। ठीक है, विसरण के द्वारा। तो कुछ लोग अगर कुछ डिटेल में पढ़ना चाहें तो यहाँ पे एक दो पॉइंट अच्छे मिल जाते हैं लिखने के लिए, जैसे कि आपके जो वायु कूपिकाएँ हैं एल्वलाई में हैं, तो उनकी जो मेम्ब्रेन पे किस प्रकार की सेल्स होती हैं, तो एपिथेलियम सेल्स होती हैं, ऊपर लिखा है मैंने। ठीक है, ये एपिथेलियम सेल्स। और वहीं जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तो उनमें होती हैं एंडोथेलियम। ठीक है, अब ये सेल्स एपिथेलियम और एंडोथेलियम जो किस प्रकार मतलब क्या है, तो इनका हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे सेल टॉपिक में। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हम हर चीज़ आराम से डिस्कस करेंगे, हमारे पास पर्याप्त टाइम है। ठीक है, जब तक आपको जो भी जहाँ से पढ़ने को मिल जाए आप पढ़ो, लेकिन मेरे लेक्चर्स को देखना ना भूलना। हम कुछ नहीं छोड़ते हैं, जो हमें पता होता है, जो हमें यहाँ वहाँ से मिलना होता है, हम सब समेट कर आपको देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। हाँ, तो अब यहाँ पे ये जो झिल्ली है बहुत पतली होती है, आरबीसी की डायमीटर का लगभग 1/16। ये मान लो कि जो झिल्ली की मोटाई है वो आरबीसी के डायमीटर का 1/16 होती है। रैपिड डिफ्यूजन, तीव्र विसरण में सहायक होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फुफ्फुसीय वायु संचार की, पल्मोनरी वेंटिलेशन। यहाँ पे हम बात करेंगे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी कि अंतःश्वसन और जो हवा अंदर लेते हैं इनहेल करना, और एक्सहेल यानी कि हवा बाहर निकालना। इनहेलेशन को बोलते हैं इंस्पिरेशन। ठीक है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो, जैसे जब हम हवा अंदर लेते हैं तो हमारा ये जो डायफ्राम है, ये जो लंग्स है, फैलता है। देखो ये नीचे जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ फैल रहा है, तो यहाँ पे स्पेस बढ़ रही है, यहाँ पे निम्न वायु दाब हो रहा है। वायु, अच्छा हमें इतना पता होना चाहिए कि वायुमंडल में उपस्थित जितनी भी गैसें हैं सब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो जब भी हमारे लंग्स में निम्न वायुदाब होगा तो बाहर से हवा अंदर की ओर आएगी। ठीक है, तो यही चीज़ अभी समझनी है हमें। तो बिफोर ईच इनहेलेशन, प्रत्येक अंतःश्वसन यानी कि अंदर जो हवा लेते हैं उससे पहले हमारे लंग्स के अंदर जो जो प्रेशर है, जो लंग्स के अंदर जो प्रेशर यानी कि फेफड़ों के अंदर जो दाब है, वही दाब बाहर भी होता है, लगभग बराबर होता है। मिला के कितना होता है? 760 mmHg। ठीक है, तो प्रेशर आउटसाइड और प्रेशर इनसाइड दोनों बराबर होते हैं। जैसे ही हम हवा अंदर लेना चाहते हैं तो हम अपने अंदर का जो प्रेशर है, दबाव है, वो कम करते हैं। कैसे? स्पेस बढ़ाकर। ठीक है, ये जो फूल रहा है ना, डायफ्राम नीचे को आ रहा है, समझ में आ रहा है आराम से। ठीक है, इसके बाद एल्वलाई में क्या हुआ? देखो लोअर प्रेशर हुआ यानी कि निम्न दाब हुआ, तो जाहिर सी बात है बाहर से हवा अंदर की ओर आएगी। यहाँ पे हम देखना है कि जो डोम शेप्ड स्केलेटल मसल्स होती हैं, गुंबद आकार की कंकाली पेशी होती हैं, तो हमारे लंग्स में किस प्रकार की मसल्स होती हैं? स्केलेटल मसल। ठीक है, स्केलेटल मसल। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको हम फन फैक्ट बता दें कि बहुत से लोग बोलते हैं कि जो हमारे लंग्स हैं वो ऐच्छिक क्रियाओं या अनैच्छिक क्रियाओं से कंट्रोल होते हैं। तो हाँ, आपको बता दें कि ऐच्छिक और अनैच्छिक यानी कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों प्रकार से कंट्रोल होता है। आप लोग को सोचना कि जब हम जैसे सोचते हैं कि हमें कुल हवा लेनी है, काफ़ी सारी हवा लेनी है, तो हम एकदम से फुलाते हैं फेफड़े,
ठीक है, एकदम से भयंकर दबा देते हैं, तो हम अब चाहे कर अपने मूवमेंट करते हैं, लेकिन जैसे ही हम सोचें कि हम अब सांस ना लें, अपनी सांस रोकना चाहें, तो कुछ समय बाद अपने आप सांस लिप जाती है। पता क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्रेन का मेडुला ऑब्लांगाटा है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, फिर वो अपने साथ से वर्क करता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि ये एक प्रकार से ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं के जो नियंत्रण होता है उसका एक कंबाइंड फॉर्म है। यहाँ पे जो हमारे लंग्स का मूवमेंट है, जो हमारे फेफड़ों का मूवमेंट है, वो ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं दोनों के अंतर्गत आता है। ठीक है, मैमल्स में ये डोम शेप्ड हैं, गुंबद आकार के होते हैं, कोन शेप्ड होते हैं, पेयर में होते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं फिश में, तो ये फिश में कैसे होते हैं? ऑब्लिक, तिरछे होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो फिर श्वसन यानी कि इनहेलेशन में नॉर्मली जो हम इनहेल करते हैं तो लगभग एक बार में 500 ml एयर आती है, इसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मली एक स्वस्थ मनुष्य एक बार अगर सांस लेता है तो लगभग 500 ml एयर अंदर खींचता है, इसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। अब ये क्या 500 ml पूरा एल्वलाई के अंदर रहता है या पूरा डिफ्यूज हो जाता है? तो हाँ, आपको बता दें कि एल्वलाई के अंदर लगभग 350 ml बना रहता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो कुछ रिजर्व भी हो जाता है। ठीक है, तो लगभग 2-3 लीटर। अच्छा, रिजर्व वॉल्यूम हम यहाँ पे ऐसे समझना है कि जब हम फोर्स्ड इंस्पिरेशन करते हैं, बलपूर्वक हम सांस काफ़ी सारी लेने की प्रयास करते हैं, एकदम सोचें कि हम बहुत सारी सांस एक बार में ले लें, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कितनी हवा अपने लंग्स में, फेफड़ों में भर सकते हैं? तो वो है 2 से 3 लीटर। बलपूर्वक आप अपने फेफड़ों में मैक्सिमम से मैक्सिमम हवा 2 से 3 लीटर भर सकते हैं। ठीक है, और इस समय आपका डायफ्राम 10 सेंटीमीटर तक नीचे जाता है, मतलब फैलता है। ठीक है, वैसे तो लगभग 2-3 सेंटीमीटर तक फैलता है नॉर्मली, लेकिन अब जब हम फोर्स्ड इंस्पिरेशन करते हैं तो 10 सेंटीमीटर जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा श्वसन है वो एक्चुअली में प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है। हमने अपने लंग्स यानी कि एल्वलाई के अंदर प्रेशर लो किया, निम्न वायु दाब किया, तो बाहर से हवा अंदर आई, फिर हम जब बाहर भेजनी होती है तो हम दबाव बढ़ाते हैं बाहर की अपेक्षा। तो ये जो प्रेशर रेंज है वो रहती है 758 से 762 mmHg। 758 तब होता है जब हम हवा अंदर ले रहे होते हैं। ठीक है, और जब 762 तब होता है जब हवा बाहर निकाल रहे होते हैं। कहाँ पर होता है ये प्रेशर? लंग्स में। ठीक है, लंग्स के अंदर। इसके बाद बात आती है स्टेरनम, एक हड्डी है, इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कई बार बनाया कि स्टेरनम कहाँ होती है। तो एक्चुअली मैं तो स्टेरनम ये हमारी इमेज में दिख रही होगी आपको, एकदम बीच में है। ठीक है, एकदम चेस्ट में, तो इसे ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। ठीक है, ये जो रेड कलर दिख रही है ये स्टेरनम है। ये रिब केज के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, सपोर्टिव बोन है एक प्रकार से। ठीक है, तो रिब केज के ये जो रिब केज दिख रहा है ना, ये जाल टाइप का, इसके फॉर्मेशन में हेल्प करती है। इसे ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, ओरोस्थी। ये ग्रीक वर्ड स्टेरनम जो है ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है चेस्ट, मतलब चेस्ट में पाई जाने वाली अस्थि, ओरोस्थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सलेशन। तो एक्सलेशन में बिल्कुल जस्ट उल्टी प्रोसेस है इनहेलेशन की, यानी कि सांस जैसे आपने ली वैसे सांस छोड़नी है, बस जस्ट उल्टा हो जाता है। जो दाब हमारे सांस लेते समय अंदर निम्न था, अब सांस छोड़ते समय हमें दाब बढ़ाना होगा। ठीक है, तभी तो हवा अंदर से बाहर जाएगी। ठीक है, तो ब्रीदिंग आउट दाब प्रवणता बढ़ती है, प्रेशर ग्रेडियंट इन अपोजिट डायरेक्शन 762 mmHg हमने देखा था अभी। इसके बाद जो डोम है वो ऊपर की ओर मूव करता है, इनहेल में हमने देखा था नीचे आता है, यहाँ ऊपर की ओर जाता है। अब आगे एक टेस्ट आता है, इससे भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि स्पायरोमीटर टेस्ट क्या होता है। तो ये जो वेंटिलेशन को मेजर करने के लिए टेस्ट किया जाता है, मतलब कितनी हवा आप अपने लंग्स में स्टोर कर सकते हैं, कितनी हवा नॉर्मली इनहेलेशन में जा रही है, कितनी हवा फोर्स्ड इनहेलेशन में जा रही है। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिलता है कि 500 ml है, नॉर्मल है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम हम 6000 से 8000 ml पर मिनट, नॉर्मली 6000 से 8000 ml पर मिनट नॉर्मली हम एयर को सक करते हैं, अंदर लेते हैं।
इसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है, जो एडिशनल है, जो हम बैंकर खींच लेते हैं। तो अभी देखा था हमने 2.5 से 3 लीटर, तो 2500 से 3000 ml ये रिजर्व वॉल्यूम है। मैक्सिमम से मैक्सिमम इतनी हवा हम अपने लंग्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं एक बार में, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। तो एक बार में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 1000 से 1100 ml हवा ही बाहर निकाल सकते हैं, पूरी नहीं निकाल सकते। अगर पूरी निकाल देंगे तो आपकी वायु कूपिकाएँ चिपक जाएंगी अंदर, एकदम निम्न वायुदाब हो जाएगा, चिपक जाएंगी, पूरी कोलैप्स कर जाएंगी। तो वो कोलैप्स ना हो इसलिए कुछ ना कुछ हवा वहाँ पे रिमेन रहती है। इसके बाद आती है रेजिडुअल वॉल्यूम, रिमेनिंग एयर वॉल्यूम। तो कितना रहता है, लगभग 1100 से 1200 ml, ठीक है। एक मिनट। तो फोर्स्ड एक्सप्रेशन के बावजूद भी 1100 से 1200 ml एयर हमारे लंग्स में बनी रहती है, ठीक है। ये आपको दिखी रही होगी इमेज कि ये है स्पायरोमीटर टेस्ट, ठीक है। कैसे, देखो ये नोज़ बंद करके आप ये मुंह में पाइप डाल के देखते हैं कि कितना आपके अंदर एयर जा रही है, कितना आप फूंक पा रहे हो, पूरा प्रेशर देखते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि O2 यानी कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो ज़रा हम थोड़ा फिगर के माध्यम पर समझ लेते हैं। ऑक्सीजन देखो लंग्स में और एल्वलाई के अंदर आई, एल्वलाई से ब्लड के अंदर आई, ब्लड के अंदर कहाँ, आरबीसी के अंदर आई है। अब ये आरबीसी ले गई टिश्यूज़ या सेल्स के पास जहाँ पे इस ऑक्सीजन की ज़रूरत है, एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन में, ठीक है, एंजाइमी ब्रेकडाउन में, ठीक है। तो ये पूरा चक्र सा बनता है। उसके बाद जब वहाँ ब्रेकडाउन हुआ तो वहाँ ऑक्सीजन दी और उसी आरबीसी ने, उसी ब्लड ने क्या लिया, CO2 ले लिया, ठीक है। उसी प्रकार से घूमकर फिर वहीं वापस आ गए। तो ज़रा देखते हैं इसमें। तो 100 ml ब्लड में, ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, लिख लेना इनको आप। 100 ml ब्लड में लगभग 20 ml ऑक्सीजन पाई जाती है। ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो कि आरबीसी में है उससे बाइंड अप करती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन से बाइंड अप करने की एफिनिटी इसकी हाई होती है, ठीक है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। अब ये ऑक्सीजन आपको यहाँ पे याद दिला दें कि जो 20 ml है वो एक्चुअली में कुछ मात्रा प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था में भी होती है, क्योंकि हमें इतना पता था कि भाई 90% वाटर है प्लाज्मा में, तो वाटर में जाहिर सी बात ऑक्सीजन भी होगी। तो प्लाज्मा में भी ऑक्सीजन होती है 0.3 ml और हीमोग्लोबिन में 19.7 ml ऑक्सीजन बाइंड अप रहती है। तो टोटल होगी कितनी, 20 ml। यहाँ पे आपको एक और बता दें कि 100 ml ब्लड में 14.5 ग्राम हीमोग्लोबिन, HB मतलब हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। हमने शायद ब्लड के टॉपिक में ये चीज़ आपको बता दी थी ऑलरेडी, ठीक है। नॉर्मल एक हेल्दी पर्सन में कि 100 ml ब्लड में लगभग 14.5 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 ग्राम ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का मिलना एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जो मतलब जैसे प्रोडक्ट बनने के बाद वापस से विघटित हो जाएं, ठीक है। डिसोसिएशन जहाँ पे दोबारा से हो सके कुल मिला के, ठीक है। अब थोड़ा हिंदी नहीं मिल रहा मुझे वर्ड, समझ जाना आप कि जैसे इसका मतलब ये होगा कि ऑक्सीजन अगर हीमोग्लोबिन से मिल रही है तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकल भी जाती है। जैसे एल्वलाई में डिफ्यूजन के द्वारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिली, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, लेकिन जब ये आरबीसी किसी पर्टिकुलर टिश्यू या सेल के पास गई जहाँ पे ऑक्सीजन ज़रूरत है तो वहाँ पे ऑक्सीजन को आराम से दे भी सकती है, कौन, आरबीसी। तो एल्वलाई और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग जो होती है वो एक प्रकार से रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। एक मिनट। अब यहाँ पे एक फैक्ट आपको और पढ़ना है कि भाई जो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है, विसरण होता है, वो एक्चुअली में ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर
पार्शियल प्रेशर क्या होता है, तो जैसे देखो हमें इतना पता है कि वायु में वायु दाब होता है, तो वायु दाब में पूरा जो 180 m है, उस 180 मतलब 760 mmHg, ठीक है, टोटल एयर प्रेशर। तो इस एयर प्रेशर में ऑक्सीजन का अपना कितना रोल है, ऑक्सीजन की वजह से कितना प्रेशर है, तो ऑक्सीजन का अपना रोल कितना रहता है, 104 mmHg। तो जो पार्शियल प्रेशर है वो एल्वलाई के अंदर ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 104 mmHg। इस वजह से जो ऑक्सीजन है वो विसरित होती है, डिफ्यूज होती है, और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग से क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो कुल मिला के मैं फिर से रिपीट कर दूं कि मतलब क्या है कि भाई ऑक्सीजन का जो विसरण हो रहा है वो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन का आरबीसी में डिफ्यूजन होता है। अब ये पार्शियल प्रेशर कितना होता है, तो 104 mmHg, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे ऑक्सीजन का हुआ था बिल्कुल सेम ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़े पॉइंट अलग हैं, तो वहाँ पे ध्यान देना है। रूट वही है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता और विसरण क्षमता O2 से ज़्यादा होती है। सॉल्युबिलिटी और डिफ्यूजन कैपेसिटी इज मोर देन ऑक्सीजन, ठीक, यहाँ पे ध्यान देना। 53 ml, जहाँ पे हमने देखा था 20 ml ऑक्सीजन थी, वहीं पे 53 ml पर 100 ml ब्लड में पाई जाती है क्या, CO2। इसे बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीकृत रक्त में 20 ml ऑक्सीजन थी 100 ml रक्त में, वहीं पर अनऑक्सीकृत रक्त में 53 ml कार्बन डाइऑक्साइड है 100 ml ब्लड में, ठीक है। अब CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक्चुअली में 3 फॉर्म में होता है, डिजॉल्व्ड स्टेट में, घुली हुई अवस्था में, ठीक है, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन में 23%, ठीक है, और बाई कार्बोनेट आयंस 70% सबसे ज़्यादा इस फॉर्म में होता है, ठीक है। ये जो कार्बोनिक एसिड बनता है प्लाज्मा वगैरह में होता है, और आरबीसी में भी होता है, हालांकि ये बनता है। तो जो CO2 H2O से मिलकर H2CO3 बनाता है, इसे बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड आगे जाकर डिसोसिएट हो जाता है आयंस में, तो इसे कहते हैं बाई कार्बोनेट आयन, ठीक है। ये है बाई कार्बोनेट आयन HCO3 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि भाई CO2 का ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा बाइकार्बोनेट फॉर्म में होता है, लगभग 70% ओवरऑल का, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन में 23%। तो एक्चुअली में होता क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, ये हीमोग्लोबिन से बहुत भयंकर या कहें तो बहुत अच्छे तरीके से बाइंड अप हो जाती है, इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, और इसीलिए ये जो ना गैस को बोलते हैं दम घोंटू गैस। तो ये जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलती है तो इसकी एफिनिटी ज़्यादा हमें पता है, और ये हमारे लिए टॉक्सिक भी है, तो इसका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये आसानी से हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती है, इसीलिए इसकी हाई एफिनिटी है, तो इसको हमें अवॉइड करना होता है, इससे बचना होता है। टॉक्सिक है, स्टेबल है, ठीक है, आसानी से डिसोसिएट नहीं होती है, और ये जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। यहाँ पे एक चीज़ आपको और ध्यान देना कि जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है ये बना था CO2 और हीमोग्लोबिन के मिलने से, ठीक है। बहुत डिटेल में हो गया, बस आप सुन लो, इतना काम का नहीं है आपका। लेकिन यहाँ पे जो कार्बोक्स हीमोग्लोबिन है वो बना था कार्बन मोनोऑक्साइड के हीमोग्लोबिन के मिलने से। कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से मिलती है तब बनता है कार्बोक्स हीमोग्लोबिन, और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कब मिलता है, जब अमीनो ग्रुप से CO2 मिल जाती है। तो यहाँ पे CO2 है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन में CO2 है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। इतना आपको ध्यान देना था। तो आज के सेशन में इतना ही। आगे हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, यानी कि श्वसन तंत्र में होने वाली समस्याओं के बारे में, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपने एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही हम डिटेल सेशन लाते रहेंगे, बस थोड़ा सपोर्ट करते ना आप, कि आप बस शेयर कर देना किसी एक व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में, या कोई आपके फ्रेंड्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत हेल्पफुल होगी उनके लिए भी, है ना। हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ लोग देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है, ठीक है।
इसी साथ दिस इज सनी जॉन साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।